मैंने आपको बताया था विजुअल इमेज की फॉर्मेशन 3 स्टेप में होती है। जो सोच रहे हैं ये क्या बता रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछला पार्ट देख लीजिए। मैंने वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तीनों स्टेप में किसी भी स्टेप में खराबी आ जाए तो हम चीजों को ठीक से नहीं देख पाएंगे। अंधे लोगों में किसी प्रोसेस के ना होने से प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से लाइट इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट होकर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जो मनुष्य पैदाइशी ब्लाइंड है तो उसमें विजुअल इमेज की मेमोरी नहीं होगी, जिससे वह मनुष्य विजुअल ड्रीम नहीं देख पाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि अंधे लोग को ड्रीम्स नहीं आते। फर्क बस इतना है कि अंधे लोगों को ड्रीम कुछ अलग होता है। वे ड्रीम में आवाज सुनते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टच सेंसेशन फील कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिसर्च में मालूम हुआ कि अंधे लोगों को भी विजुअल ख्वाब आते हैं, मगर वह अपने विजुअल ड्रीम को बयान नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कहीं विजुअल इमेज देखी नहीं होती, जिससे वह अपने ख्वाब को रिलेट नहीं कर पाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय। हेलो एंड वेलकम टू इनसेन नॉलेज बाय आरएस। आज इस वीडियो में हम ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो वर्चुअल और रियल लाइफ को आपस में कनेक्ट करेगी। इस टेक्नोलॉजी का चिंतन किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक ऑथर ने किया था, जिनका नाम नील स्टीफेंसन है। उन्होंने 1992 में अपने नॉवल स्नो क्रेश में उस वर्ड का जिक्र किया था। उन्होंने विचार किया था कि इंसान घर बैठा हो और वह दुनिया में जहाँ चाहे उसकी 3D इमेज पहुँच जाए। अब आप सोच रहे होंगे यह कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो मैं आपको बता दूं या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मेटावर्स है। मेटावर्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। मेटा मतलब बियॉन्ड और बियॉन्ड का मतलब जहां तक आप नहीं सोच सकते, और वर्स का मतलब यूनिवर्स, यानी जो यूनिवर्स आप देख रहे हैं उससे परे की बात की जाए उसे मेटावर्स कहते हैं। आपको यह सुनकर एक इमेज आ रही होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सी इमेज आ रही होगी। आपको अवतार फिल्म के फिक्शनल कैरेक्टर की इमेज आ रही होगी। उस मूवी में मेटावर्स की मदद से कैरेक्टर को डिज़ाइन किया गया है। वीडियो लंबी हो गई है तो हम अगले पार्ट में आगे की बातें करेंगे। आज हम इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों के बारे में जानेंगे। आपको सुनकर बहुत ही गर्व महसूस होगा कि इनमें से 2 व्यक्ति भारतीय भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वें स्थान पे अमेरिका के लैरी पेज हैं, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं। इन्होंने सर्जी ब्रिन से मिलकर 1998 ईस्वी में गूगल की स्थापना की। इनकी नेटवर्थ 78.9 बिलियन। 9वें स्थान पे कार्लोस स्लिम हेलो एंड फैमिली है। ये टेलीकॉम कंपनी के मालिक। इनकी नेटवर्थ $73.5 बिलियन है। 8वें नंबर पे भारत के मुकेश अंबानी जी हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। इनकी नेटवर्थ $89 बिलियन है। 7वें स्थान पे बिल गेट्स हैं, जो कि अमेरिकी बिजनेसमैन हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर भी हैं और साथ ही एक लेखक भी हैं। इनकी नेटवर्थ $101 बिलियन है। 6वें स्थान पर लैरी एरिसन हैं। ये अमेरिकी इन्वेस्टर भी हैं। ये ऑरेकल कॉर्पोरेशन के को फाउंडर भी हैं। इनकी नेटवर्थ $102 बिलियन है। 5वें स्थान पे सभी के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हैं। ये वॉरेन बर्कशायर कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं। इनकी नेटवर्थ $102 बिलियन है। 4थे स्थान पे जेफ बेजोस हैं। ये ऑनलाइन कंपनी अमेजोन के फाउंडर हैं। कोरोना की में इस कंपनी को ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन खरीदारी करने लगे। इनकी नेटवर्थ $120 बिलियन है। 3रे स्थान पर एक भारतीय है जिनका नाम सुनकर आपको बहुत गर्व महसूस होगा। इनका नाम गौतम अडानी है। ये भारतीय बिजनेसमैन है। इनकी नेटवर्थ $135 बिलियन है। दूसरे स्थान पे बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली है। ये दुनिया की लग्जरी गुड्स कंपनी LVMH के फाउंडर हैं। बर्नार्ड यूरोप के सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी नेटवर्थ $159 बिलियन है। पहले स्थान को बताने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री होता है। आपके साथ और विश्वास से हमें आत्मविश्वास मिलता है, जिससे कि हमें और आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्थान पे इलोन मस्क हैं, जो कि अमेरिका के इलोन मस्क इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के मालिक हैं। इलोन की नेटवर्थ $209 बिलियन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। आज हम इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों के बारे में जानेंगे। आपको सुनकर बहुत ही गर्व महसूस होगा कि इनमें से 2 व्यक्ति भारतीय भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वें स्थान पे अमेरिका के लैरी पेज हैं, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं। इन्होंने सर्जी ब्रिन से मिलकर 1998 ईस्वी में गूगल की स्थापना की। इनकी नेटवर्थ 78.9 बिलियन। 9वें स्थान पे कार्लोस स्लिम हेलो एंड फैमिली है। ये टेलीकॉम कंपनी के मालिक। इनकी नेटवर्थ $73.5 बिलियन है।
8वें नंबर पे भारत के मुकेश अंबानी जी हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। इनकी नेटवर्थ $89 बिलियन है। 7वें स्थान पे बिल गेट्स हैं, जो कि अमेरिकी बिजनेसमैन हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर भी हैं और साथ ही एक लेखक भी हैं। इनकी नेटवर्थ $101 बिलियन है। 6वें स्थान पर लैरी एलिसन हैं। ये अमेरिकी इन्वेस्टर भी हैं। ये ऑरेकल कॉर्पोरेशन के को फाउंडर भी हैं। इनकी नेटवर्थ $102 बिलियन है। 5वें स्थान पे सभी के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हैं। ये वॉरेन बर्कशायर कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं। इनकी नेटवर्थ $102 बिलियन है। 4थे स्थान पे जेफ बेजोस हैं। ये ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन के फाउंडर हैं। कोरोना की में इस कंपनी को ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन खरीदारी करने लगे। इनकी नेटवर्थ $120 बिलियन है। 3रे स्थान पर एक भारतीय है जिनका नाम सुनकर आपको बहुत गर्व महसूस होगा। इनका नाम गौतम अडानी है। ये भारतीय बिजनेसमैन है। इनकी नेटवर्थ $135 बिलियन है। 2रे स्थान पे बर्नार्ड अर्नोट एंड फैमिली है। ये दुनिया की लग्जरी गुड्स कंपनी LVMH के फाउंडर हैं। बर्नार्ड यूरोप के सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी नेटवर्थ $159 बिलियन है। पहले स्थान को बताने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री होता है। आपके साथ और विश्वास से हमें आत्मविश्वास मिलता है, जिससे कि हमें और आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्थान पे इलोन मस्क हैं, जो कि अमेरिका के इलोन मस्क इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के मालिक हैं। इलोन की नेटवर्थ $209 बिलियन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आज हम इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों के बारे में जानेंगे। आपको सुनकर बहुत ही गर्व महसूस होगा कि इनमें से 2 व्यक्ति भारतीय भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वें स्थान पे अमेरिका के लैरी पेज हैं, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं। इन्होंने सर्गी ब्रिन से मिलकर 1998 ईस्वी में गूगल की स्थापना की। इनकी नेटवर्थ $78.9 बिलियन। 9वें स्थान पे कार्लोस स्लिम हैलो एंड फैमिली हैं। ये टेलीकॉम कंपनी के मालिक। इनकी नेटवर्थ $73.5 बिलियन है। 8वें नंबर पे भारत के मुकेश अंबानी जी हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। इनकी नेटवर्थ $89 बिलियन है। 7वें स्थान पे बिल गेट्स हैं, जो कि अमेरिकी बिजनेसमैन हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर भी हैं और साथ ही एक लेखक भी हैं। इनकी नेटवर्थ $101 बिलियन है। 6वें स्थान पर लैरी एलिसन हैं। ये अमेरिकी इन्वेस्टर भी हैं। ये ऑरेकल कॉर्पोरेशन के को फाउंडर भी हैं। इनकी नेटवर्थ $102 बिलियन है। 5वें स्थान पे सभी के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हैं। ये वॉरेन बर्कशायर कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं। इनकी नेटवर्थ $102 बिलियन है। 4थे स्थान पे जेफ बेजोस हैं। ये ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन के फाउंडर हैं। कोरोना की में इस कंपनी को ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन खरीदारी करने लगे। इनकी नेटवर्थ $120 बिलियन है। 3रे स्थान पर एक भारतीय है जिनका नाम सुनकर आपको बहुत गर्व महसूस होगा। इनका नाम गौतम अडानी है। ये भारतीय बिजनेसमैन है। इनकी नेटवर्थ $135 बिलियन है। 2रे स्थान पे बर्नार्ड अर्नोट एंड फैमिली है। ये दुनिया की लग्जरी गुड्स कंपनी LVMH के फाउंडर हैं। बर्नार्ड यूरोप के सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी नेटवर्थ $159 बिलियन है। पहले स्थान को बताने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री होता है। आपके साथ और विश्वास से हमें आत्मविश्वास मिलता है, जिससे कि हमें और आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्थान पे इलोन मस्क हैं, जो कि अमेरिका के इलोन मस्क इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के मालिक हैं। इलोन की नेटवर्थ $209 बिलियन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आज हम इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों के बारे में जानेंगे। आपको सुनकर बहुत ही गर्व महसूस होगा कि इनमें से 2 व्यक्ति भारतीय भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वें स्थान पे अमेरिका के लैरी पेज हैं, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं। इन्होंने सर्गी ब्रिन से मिलकर 1998 ईस्वी में गूगल की स्थापना की। इनकी नेटवर्थ $78.9 बिलियन। 9वें स्थान पे कार्लोस स्लिम हैलो एंड फैमिली हैं। ये टेलीकॉम कंपनी के मालिक। इनकी नेटवर्थ $73.5 बिलियन है। 8वें नंबर पे भारत के मुकेश अंबानी जी हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। इनकी नेटवर्थ $89 बिलियन है। 7वें स्थान पे बिल गेट्स हैं, जो कि अमेरिकी बिजनेसमैन हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर भी हैं और साथ ही एक लेखक भी हैं। इनकी नेटवर्थ $101 बिलियन है। 6वें स्थान पर लैरी एलिसन हैं। ये अमेरिकी इन्वेस्टर भी हैं। ये ऑरेकल कॉर्पोरेशन के को फाउंडर भी हैं। इनकी नेटवर्थ $102 बिलियन है।
पांचवें स्थान पे सभी के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हैं। ये वॉरेन बर्कशायर कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं। इनकी नेटवर्थ 102 बिलियन डॉलर है। चौथे स्थान पे जेफ बेजोस हैं। ये ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन के फाउंडर हैं। कोरोना की में इस कंपनी को ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन खरीदारी करने लगे। इनकी नेटवर्थ 120 बिलियन डॉलर है। तीसरे स्थान पर एक भारतीय है जिनका नाम सुनकर आपको बहुत गर्व महसूस होगा। इनका नाम गौतम अडानी है। ये भारतीय बिजनेसमैन है। इनकी नेटवर्थ 135 बिलियन डॉलर है। दूसरे स्थान पे बर्नार्ड अर्नोट एंड फैमिली है। ये दुनिया की लग्जरी गुड्स कंपनी LVMH के फाउंडर हैं। बर्नार्ड यूरोप के सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी नेटवर्थ 159 बिलियन डॉलर है। पहले स्थान को बताने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री होता है। आपके साथ और विश्वास से हमें आत्मविश्वास मिलता है, जिससे कि हमें और आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्थान पे इलोन मस्क हैं, जो कि अमेरिका के इलोन मस्क इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के मालिक हैं। इलोन की नेटवर्थ 209 बिलियन डॉलर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आज हम इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों के बारे में जानेंगे। आपको सुनकर बहुत ही गर्व महसूस होगा कि इनमें से 2 व्यक्ति भारतीय भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वें स्थान पे अमेरिका के लैरी पेज हैं, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं। इन्होंने सर्जी ब्रिन से मिलकर 1998 ईस्वी में गूगल की स्थापना की। इनकी नेटवर्थ 78.9 बिलियन कॉम। 9वें स्थान पे कार्लोस स्लिम हेलो एंड फैमिली हैं। ये टेलीकॉम कंपनी के मालिक। इनकी नेटवर्थ 73.5 बिलियन डॉलर है। 8वें नंबर पे भारत के मुकेश अंबानी जी हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। इनकी नेटवर्थ 89 बिलियन डॉलर है। 7वें स्थान पे बिल गेट्स हैं, जो कि अमेरिकी बिजनेसमैन हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर भी हैं और साथ ही एक लेखक भी हैं। इनकी नेटवर्थ 101 बिलियन डॉलर है। 9वें स्थान पर लैरी एडिसन हैं। ये अमेरिकी इन्वेस्टर भी हैं। ये ऑरेकल कॉर्पोरेशन के को फाउंडर भी हैं। इनकी नेटवर्थ 102 बिलियन डॉलर है। 5वें स्थान पे सभी के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हैं। ये वॉरेन बर्कशायर कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं। इनकी नेटवर्थ 102 बिलियन डॉलर है। चौथे स्थान पे जेफ बेजोस हैं। ये ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन के फाउंडर हैं। कोरोना की में इस कंपनी को ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन खरीदारी करने लगे। इनकी नेटवर्थ 120 बिलियन डॉलर है। तीसरे स्थान पर एक भारतीय है जिनका नाम सुनकर आपको बहुत गर्व महसूस होगा। इनका नाम गौतम अडानी है। ये भारतीय बिजनेसमैन है। इनकी नेटवर्थ 135 बिलियन डॉलर है। दूसरे स्थान पे बर्नार्ड अर्नोट एंड फैमिली है। ये दुनिया की लग्जरी गुड्स कंपनी LVMH के फाउंडर हैं। बर्नार्ड यूरोप के सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी नेटवर्थ 159 बिलियन डॉलर है। पहले स्थान को बताने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री होता है। आपके साथ और विश्वास से हमें आत्मविश्वास मिलता है, जिससे कि हमें और आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्थान पे इलोन मस्क हैं, जो कि अमेरिका के इलोन मस्क इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के मालिक हैं। इलोन की नेटवर्थ 209 बिलियन डॉलर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मैंने आपको बताया था विजुअल इमेज की फॉर्मेशन 3 स्टेप में होती है। जो सोच रहे हैं ये क्या बता रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछला पार्ट देख लीजिए। मैंने वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तीनों स्टेप में किसी भी स्टेप में खराबी आ जाए तो हम चीजों को ठीक से नहीं देख पाएंगे। अंधे लोगों में किसी प्रोसेस के ना होने से प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से लाइट इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट होकर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जो मनुष्य पैदाइशी ब्लाइंड है तो उसमें विजुअल इमेज की मेमोरी नहीं होगी, जिससे वह मनुष्य विजुअल ड्रीम नहीं देख पाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि अंधे लोग को ड्रीम्स नहीं आते। फर्क बस इतना है कि अंधे लोगों को ड्रीम कुछ अलग होता है। वे ड्रीम में आवाज सुनते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टच सेंसेशन फील कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिसर्च में मालूम हुआ कि अंधे लोगों को भी विजुअल ख्वाब आते हैं, मगर वह अपने विजुअल ड्रीम को बयान नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कहीं विजुअल इमेज देखी नहीं होती, जिससे वह अपने ख्वाब को रिलेट नहीं कर पाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय। हेलो एंड वेलकम टू इनसेन नॉलेज बाय RS। आज इस वीडियो में हम ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो वर्चुअल और रियल लाइफ को आपस में कनेक्ट करेगी। इस टेक्नोलॉजी का चिंतन किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक ऑथर ने किया था, जिनका नाम नील स्टीफेंसन है। उन्होंने 1992 में अपने नॉवल स्नो क्रेश में उस वर्ड का जिक्र किया था। उन्होंने विचार किया था कि इंसान घर बैठा हो और वह दुनिया में जहाँ चाहे उसकी 3D इमेज पहुँच जाए। अब आप सोच रहे होंगे यह कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो मैं आपको बता दूं या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मेटावर्स है। मेटावर्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। मेटा मतलब बियॉन्ड और बियॉन्ड का मतलब जहां तक आप नहीं सोच सकते,
अवर्स का मतलब यूनिवर्स, यानी जो यूनिवर्स आप देख रहे हैं उससे परे की बात की जाए उसे मेटावर्स कहते हैं। आपको यह सुनकर एक इमेज आ रही होगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सी इमेज आ रही होगी। आपको अवतार फिल्म के फिक्शनल कैरेक्टर की इमेज आ रही होगी। उस मूवी में मेटावर्स की मदद से कैरेक्टर को डिज़ाइन किया गया है। वीडियो लंबी हो गई है तो हम अगले पार्ट में आगे की बातें करेंगे। मैंने आपको बताया था विजुअल इमेज की फॉर्मेशन 3 स्टेप में होती है। जो सोच रहे हैं ये क्या बता रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछला पार्ट देख लीजिए। मैंने वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तीनों स्टेप में किसी भी स्टेप में खराबी आ जाए तो हम चीजों को ठीक से नहीं देख पाएंगे। अंधे लोगों में किसी प्रोसेस के ना होने से प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से लाइट इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट होकर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जो मनुष्य पैदाइशी ब्लाइंड है तो उसमें विजुअल इमेज की मेमोरी नहीं होगी, जिससे वह मनुष्य विजुअल ड्रीम नहीं देख पाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि अंधे लोग को ड्रीम्स नहीं आते। फर्क बस इतना है कि अंधे लोगों को ड्रीम कुछ अलग होता है। वे ड्रीम में आवाज सुनते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टच सेंसेशन फील कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिसर्च में मालूम हुआ कि अंधे लोगों को भी विजुअल ख्वाब आते हैं, मगर वह अपने विजुअल ड्रीम को बयान नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कहीं विजुअल इमेज देखी नहीं होती, जिससे वह अपने ख्वाब को रिलेट नहीं कर पाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय। हेलो एंड वेलकम टू इनसेन नॉलेज बाय आरएस। आज इस वीडियो में हम ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो वर्चुअल और रियल लाइफ को आपस में कनेक्ट करेगी। इस टेक्नोलॉजी का चिंतन किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक ऑथर ने किया था, जिनका नाम नील स्टीफेंसन है। उन्होंने 1992 में अपने नॉवल स्नो क्रेश में उस वर्ड का जिक्र किया था। उन्होंने विचार किया था कि इंसान घर बैठा हो और वह दुनिया में जहाँ चाहे उसकी 3D इमेज पहुँच जाए। अब आप सोच रहे होंगे यह कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो मैं आपको बता दूं या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मेटावर्स है। मेटावर्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। मेटा मतलब बियॉन्ड और बियॉन्ड का मतलब जहां तक आप नहीं सोच सकते। अवर्स का मतलब यूनिवर्स, यानी जो यूनिवर्स आप देख रहे हैं उससे परे की बात की जाए उसे मेटावर्स कहते हैं। आपको यह सुनकर एक इमेज आ रही होगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सी इमेज आ रही होगी। आपको अवतार फिल्म के फिक्शनल कैरेक्टर की इमेज आ रही होगी। उस मूवी में मेटावर्स की मदद से कैरेक्टर को डिज़ाइन किया गया है। वीडियो लंबी हो गई है तो हम अगले पार्ट में आगे की बातें करेंगे। मैंने आपको बताया था विजुअल इमेज की फॉर्मेशन 3 स्टेप में होती है। जो सोच रहे हैं ये क्या बता रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछला पार्ट देख लीजिए। मैंने वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तीनों स्टेप में किसी भी स्टेप में खराबी आ जाए तो हम चीजों को ठीक से नहीं देख पाएंगे। अंधे लोगों में किसी प्रोसेस के ना होने से प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से लाइट इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट होकर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जो मनुष्य पैदाइशी ब्लाइंड है तो उसमें विजुअल इमेज की मेमोरी नहीं होगी, जिससे वह मनुष्य विजुअल ड्रीम नहीं देख पाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि अंधे लोग को ड्रीम्स नहीं आते। फर्क बस इतना है कि अंधे लोगों को ड्रीम कुछ अलग होता है। वे ड्रीम में आवाज सुनते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टच सेंसेशन फील कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिसर्च में मालूम हुआ कि अंधे लोगों को भी विजुअल ख्वाब आते हैं, मगर वह अपने विजुअल ड्रीम को बयान नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कहीं विजुअल इमेज देखी नहीं होती, जिससे वह अपने ख्वाब को रिलेट नहीं कर पाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय। हेलो एंड वेलकम टू इनसेन नॉलेज बाय आरएस। आज इस वीडियो में हम ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो वर्चुअल और रियल लाइफ को आपस में कनेक्ट करेगी। इस टेक्नोलॉजी का चिंतन किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक ऑथर ने किया था, जिनका नाम नील स्टीफेंसन है। उन्होंने 1992 में अपने नॉवल स्नो क्रेश में उस वर्ड का जिक्र किया था। उन्होंने विचार किया था कि इंसान घर बैठा हो और वह दुनिया में जहाँ चाहे उसकी 3D इमेज पहुँच जाए। अब आप सोच रहे होंगे यह कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो मैं आपको बता दूं या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मेटावर्स है। मेटावर्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। मेटा मतलब बियॉन्ड और बियॉन्ड का मतलब जहाँ तक आप नहीं सोच सकते। अवर्स का मतलब यूनिवर्स, यानी जो यूनिवर्स आप देख रहे हैं उससे परे की बात की जाए उसे मेटावर्स कहते हैं। आपको यह सुनकर एक इमेज आ रही होगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सी इमेज आ रही होगी। आपको अवतार फिल्म के फिक्शनल कैरेक्टर की इमेज आ रही होगी। उस मूवी में मेटावर्स की मदद से कैरेक्टर को डिज़ाइन किया गया है। वीडियो लंबी हो गई है तो हम अगले पार्ट में आगे की बातें करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं डायनासोर के अंत के बाद मनुष्य का उद्गम कैसे हुआ। तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल का एस्टेरॉइड के गिरने से यहाँ जो विशाल का जीव थे वे विलुप्त हो गए थे, लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए अच्छा साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया था। ये प्रजाति थी मैमल्स की। इन्होंने
से सामान्य हो गई थी। सतह पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो जीव बच गए थे उनमें एडॉप्टेड रेडिएशन से बहुत सारी प्रजातियां जन्म लेने लगी थी। इन्हीं प्रजातियों में एक प्रजाति बंदरों की थी। इन बंदरों में समय समय पर बहुत सारे परिवर्तन हुए। इन्हीं में हमारे पूर्वज होमो सेपियंस भी हुए, जिनसे आज मनुष्यों का उद्गम हुआ। आज हम बात करने जा रहे हैं डायनासोर के अंत के बाद मनुष्य का उद्गम कैसे हुआ। तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल का एस्टेरॉइड के गिरने से यहाँ जो विशालकाय जीव थे वे विलुप्त हो गए थे। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए अच्छा साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया था। ये प्रजाति थी मैमल्स की। इन्होंने महाविनाश के अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी। सतह पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो जीव बच गए थे उनमें एडॉप्टेड रेडिएशन से बहुत सारी प्रजातियां जन्म लेने लगी थी। इन्हीं प्रजातियों में एक प्रजाति बंदरों की थी। इन बंदरों में समय समय पर बहुत सारे परिवर्तन हुए। इन्हीं में हमारे पूर्वज होमो सेपियंस भी हुए, जिनसे आज मनुष्यों का उद्गम हुआ। वेलकम टू माय चैनल इनसेन नॉलेज बाय आरएस। आज हम पिछले वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। जिसने भी वह वीडियो नहीं देखा, मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। पिछला वीडियो देखकर काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मेटावर्स प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है या अभी यह सोचा ही जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रोजेक्ट पे काम तेज़ी से हो रहा है और इस प्रोजेक्ट पर काम फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा हो जाएगा और हम घर बैठे ही दुनिया भर में अपना 3D इमेज पहुंचा सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने इसके लिए यूरोपियन यूनियन से 10,000 लोगों की वैकेंसी भी निकाली है और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जी, जो कि इंडियन ऑरिजिन के CEO हैं, उनके साथ मिलकर इस पर तेजी से काम भी कर रहे हैं, जिससे हम तेजी से 3D रियलिटी का वर्ल्ड बना पाए और इस पर काम कर सके। मैं आपको बता दूं कि फेसबुक के $1 बिलियन लॉस के बावजूद मार्क जुकरबर्ग ने मेटावर्स पे हजारों करोड़ रुपए लगा दिए हैं, क्योंकि वह उनका मानना है कि मेटावर्स इंटरनेट से भी ऊंची दुनिया बनेगी और वह वर्चुअल और रियल वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करेगी। वीडियो लंबी हो गई है, आगे की बातें इसके हम लास्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल इनसेन नॉलेज बाय आरएस। आज हम पिछले वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। जिसने भी वह वीडियो नहीं देखा, मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। पिछला वीडियो देखकर काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मेटावर्स प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है या अभी यह सोचा ही जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रोजेक्ट पे काम तेज़ी से हो रहा है और इस प्रोजेक्ट पर काम फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा हो जाएगा और हम घर बैठे ही दुनिया भर में अपना 3D इमेज पहुंचा सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने इसके लिए यूरोपियन यूनियन से 10,000 लोगों की वैकेंसी भी निकाली है और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जी, जो कि इंडियन ऑरिजिन के CEO हैं, उनके साथ मिलकर इस पर तेजी से काम भी कर रहे हैं, जिससे हम तेजी से 3D रियलिटी का वर्ल्ड बना पाए और इस पर काम कर सके। मैं आपको बता दूं कि फेसबुक के $1 बिलियन लॉस के बावजूद मार्क जुकरबर्ग ने मेटावर्स पे हजारों करोड़ रुपए लगा दिए हैं, क्योंकि वह उनका मानना है कि मेटावर्स इंटरनेट से भी ऊंची दुनिया बनेगी और वह वर्चुअल और रियल वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करेगी। वीडियो लंबी हो गई है, आगे की बातें इसके हम लास्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल इनसेन नॉलेज बाय आरएस। आज हम पिछले वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। जिसने भी वह वीडियो नहीं देखा, मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। पिछला वीडियो देखकर काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मेटावर्स प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है या अभी यह सोचा ही जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रोजेक्ट पे काम तेज़ी से हो रहा है और इस प्रोजेक्ट पर काम फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा हो जाएगा और हम घर बैठे ही दुनिया भर में अपना 3D इमेज पहुंचा सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने इसके लिए यूरोपियन यूनियन से 10,000 लोगों की वैकेंसी भी निकाली है और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जी, जो कि इंडियन ऑरिजिन के CEO हैं, उनके साथ मिलकर इस पर तेजी से काम भी कर रहे हैं, जिससे हम तेजी से 3D रियलिटी का वर्ल्ड बना पाए और इस पर काम कर सके। मैं आपको बता दूं कि फेसबुक के $1 बिलियन लॉस के बावजूद मार्क जुकरबर्ग ने मेटावर्स पे हजारों करोड़ रुपए लगा दिए हैं, क्योंकि वह उनका मानना है कि मेटावर्स इंटरनेट से भी ऊंची दुनिया बनेगी और वह वर्चुअल और रियल वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करेगी। वीडियो लंबी हो गई है, आगे की बातें इसके हम लास्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हेलो एंड वेलकम टू इनसेन नॉलेज बाय आरएस। आज इस वीडियो में हम ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो वर्चुअल और रियल लाइफ को आपस में कनेक्ट करेगी। इस टेक्नोलॉजी का चिंतन किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक ऑथर ने किया था, जिनका नाम नील स्टीफेंसन है। उन्होंने 1992 में अपने नॉवल स्नो क्रेश में उस वर्ड का जिक्र किया था। उन्होंने विचार किया था कि इंसान घर बैठा हो और वह दुनिया में जहाँ चाहे उसकी 3D इमेज पहुँच जाए
अब आप सोच रहे होंगे यह कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो मैं आपको बता दूं या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मेटावर्स है। मेटावर्स दो वर्ड से मिलकर बना है। मेटा मतलब बियॉन्ड और बियॉन्ड का मतलब जहां तक आप नहीं सोच सकते, और वर्स का मतलब यूनिवर्स, यानी जो यूनिवर्स आप देख रहे हैं उससे परे की बात की जाए उसे मेटावर्स कहते हैं। आपको यह सुनकर एक इमेज आ रही होगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सी इमेज आ रही होगी। आपको अवतार फिल्म के फिक्शनल कैरेक्टर की इमेज आ रही होगी। उस मूवी में मेटावर्स की मदद से कैरेक्टर को डिज़ाइन किया गया है। वीडियो लंबी हो गई है तो हम अगले पार्ट में आगे की बातें करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू इनसेन नॉलेज बाय आरएस। आज इस वीडियो में हम ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो वर्चुअल और रियल लाइफ को आपस में कनेक्ट करेगी। इस टेक्नोलॉजी का चिंतन किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक ऑथर ने किया था जिनका नाम नील स्टीफेंसन है। उन्होंने 1992 में अपने नॉवल स्नो क्रेश में उस वर्ड का जिक्र किया था। उन्होंने विचार किया था कि इंसान घर बैठा हो और वह दुनिया में जहाँ चाहे उसकी 3D इमेज पहुँच जाए। अब आप सोच रहे होंगे यह कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो मैं आपको बता दूं या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मेटावर्स है। मेटावर्स दो वर्ड से मिलकर बना है। मेटा मतलब बियॉन्ड और बियॉन्ड का मतलब जहां तक आप नहीं सोच सकते, और वर्स का मतलब यूनिवर्स, यानी जो यूनिवर्स आप देख रहे हैं उससे परे की बात की जाए उसे मेटावर्स कहते हैं। आपको यह सुनकर एक इमेज आ रही होगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सी इमेज आ रही होगी। आपको अवतार फिल्म के फिक्शनल कैरेक्टर की इमेज आ रही होगी। उस मूवी में मेटावर्स की मदद से कैरेक्टर को डिज़ाइन किया गया है। वीडियो लंबी हो गई है तो हम अगले पार्ट में आगे की बातें करेंगे। मैंने आपको बताया था विजुअल इमेज की फॉर्मेशन 3 स्टेप में होती है। जो सोच रहे हैं ये क्या बता रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछला पार्ट देख लीजिए। मैंने वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तीनों स्टेप में किसी भी स्टेप में खराबी आ जाए तो हम चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाएंगे। अंधे लोगों में किसी प्रोसेस के ना होने से प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से लाइट इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट होकर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जो मनुष्य पैदाइशी ब्लाइंड है तो उसमें विजुअल इमेज की मेमोरी नहीं होगी, जिससे वह मनुष्य विजुअल ड्रीम नहीं देख पाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि अंधे लोग को ड्रीम्स नहीं आते। फर्क बस इतना है कि अंधे लोगों को ड्रीम कुछ अलग होता है। वे ड्रीम में आवाज सुनते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टच सेंसेशन फील कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिसर्च में मालूम हुआ कि अंधे लोगों को भी विजुअल ख्वाब आते हैं, मगर वह अपने विजुअल ड्रीम को बयान नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कहीं विजुअल इमेज देखी नहीं होती, जिससे वह अपने ख्वाब को रिलेट नहीं कर पाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय। हेलो एंड वेलकम टू इनसेन नॉलेज बाय आरएस। आज इस वीडियो में हम ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो वर्चुअल और रियल लाइफ को आपस में कनेक्ट करेगी। इस टेक्नोलॉजी का चिंतन किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक ऑथर ने किया था जिनका नाम नील स्टीफेंसन है। उन्होंने 1992 में अपने नॉवल स्नो क्रेश में उस वर्ड का जिक्र किया था। उन्होंने विचार किया था कि इंसान घर बैठा हो और वह दुनिया में जहाँ चाहे उसकी 3D इमेज पहुँच जाए। अब आप सोच रहे होंगे यह कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो मैं आपको बता दूं या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मेटावर्स है। मेटावर्स दो वर्ड से मिलकर बना है। मेटा मतलब बियॉन्ड और बियॉन्ड का मतलब जहां तक आप नहीं सोच सकते, और वर्स का मतलब यूनिवर्स, यानी जो यूनिवर्स आप देख रहे हैं उससे परे की बात की जाए उसे मेटावर्स कहते हैं। आपको यह सुनकर एक इमेज आ रही होगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सी इमेज आ रही होगी। आपको अवतार फिल्म के फिक्शनल कैरेक्टर की इमेज आ रही होगी। उस मूवी में मेटावर्स की मदद से कैरेक्टर को डिज़ाइन किया गया है। वीडियो लंबी हो गई है तो हम अगले पार्ट में आगे की बातें करेंगे। आज हम इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों के बारे में जानेंगे। आपको सुनकर बहुत ही गर्व महसूस होगा कि इनमें से 2 व्यक्ति भारतीय भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वें स्थान पे अमेरिका के लैरी पेज हैं, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं। इन्होंने सर्गी ब्रिन से मिलकर 1998 ईस्वी में गूगल की स्थापना की। इनकी नेटवर्थ 78.9 बिलियन। 9वें स्थान पे कार्लोस स्लिम हेलो एंड फैमिली हैं। ये टेलीकॉम कंपनी के मालिक। इनकी नेटवर्थ $73.5 बिलियन है। 8वें नंबर पे भारत के मुकेश अंबानी जी हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। इनकी नेटवर्थ $89 बिलियन है। 7वें स्थान पे बिल गेट्स हैं, जो कि अमेरिकी बिजनेसमैन हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर भी हैं और साथ ही एक लेखक भी हैं। इनकी नेटवर्थ $101 बिलियन है। 6वें स्थान पर लैरी एरिसन हैं। ये अमेरिकी इन्वेस्टर भी हैं। ये ऑरेकल कॉरपोरेशन के को फाउंडर भी हैं। इनकी नेटवर्थ $102 बिलियन है। 5वें स्थान पर सदी के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हैं। ये वॉरेन वर्कशायर कंपनी के चेयरमैन और CEO हैं। इनकी नेटवर्थ $102 बिलियन है। 4थे स्थान पर जेफ बेजोस हैं। ये ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन के फाउंडर हैं। कोरोना में इस कंपनी को ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन खरीदारी करने लगे। इनकी नेटवर्थ $120 बिलियन है।
तीसरे स्थान पर एक भारतीय हैं जिनका नाम सुनकर आपको बहुत गर्व महसूस होगा। इनका नाम गौतम अडानी है। ये भारतीय बिजनेसमैन हैं। इनकी नेटवर्थ 135 बिलियन डॉलर है। दूसरे स्थान पे बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली है। ये दुनिया की लग्जरी गुड्स कंपनी LVMH के फाउंडर हैं। बर्नार्ड यूरोप के सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी नेटवर्थ 162 बिलियन डॉलर है। पहले स्थान को बताने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री होता है। आपके साथ और विश्वास से हमें आत्मविश्वास मिलता है, जिससे कि अभी और आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इलोन मस्क हैं, जो कि अमेरिका के इलोन मस्क इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के मालिक हैं। इलोन की नेटवर्थ 209 बिलियन डॉलर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हेलो एंड वेलकम टू इनसेन नॉलेज बाय RS। आज इस वीडियो में हम ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो वर्चुअल और रियल लाइफ को आपस में कनेक्ट करेगी। इस टेक्नोलॉजी का चिंतन किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक ऑथर ने किया था जिनका नाम नील स्टीफेंसन है। उन्होंने 1992 में अपने नॉवल स्नो क्रैश में उस वर्ड का जिक्र किया था। उन्होंने विचार किया था कि इंसान घर बैठा हो और वह दुनिया में जहाँ चाहे उसकी 3D इमेज पहुँच जाए। अब आप सोच रहे होंगे यह कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो मैं आपको बता दूँ या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मेटावर्स है। मेटावर्स दो वर्ड से मिलकर बना है। मेटा मतलब बियॉन्ड और बियॉन्ड का मतलब जहाँ तक आप नहीं सोच सकते, और वर्स का मतलब यूनिवर्स, यानी जो यूनिवर्स आप देख रहे हैं उससे परे की बात की जाए उसे मेटावर्स कहते हैं। आपको यह सुनकर एक इमेज आ रही होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सी इमेज आ रही होगी। आपको अवतार फिल्म के फिक्शनल कैरेक्टर की इमेज आ रही होगी। उस मूवी में मेटावर्स की मदद से कैरेक्टर को डिज़ाइन किया गया है। वीडियो लंबी हो गई है तो हम अगले पार्ट में आगे की बातें करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू इनसेन नॉलेज बाय RS। आज इस वीडियो में हम ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो वर्चुअल और रियल लाइफ को आपस में कनेक्ट करेगी। इस टेक्नोलॉजी का चिंतन किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक ऑथर ने किया था जिनका नाम नील स्टीफेंसन है। उन्होंने 1992 में अपने नॉवल स्नो क्रैश में उस वर्ड का जिक्र किया था। उन्होंने विचार किया था कि इंसान घर बैठा हो और वह दुनिया में जहाँ चाहे उसकी 3D इमेज पहुँच जाए। अब आप सोच रहे होंगे यह कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो मैं आपको बता दूं या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मेटावर्स है। मेटावर्स दो वर्ड से मिलकर बना है। मेटा मतलब बियॉन्ड और बियॉन्ड का मतलब जहां तक आप नहीं सोच सकते, और वर्स का मतलब यूनिवर्स, यानी जो यूनिवर्स आप देख रहे हैं उससे परे की बात की जाए उसे मेटावर्स कहते हैं। आपको यह सुनकर एक इमेज आ रही होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सी इमेज आ रही होगी। आपको अवतार फिल्म के फिक्शनल कैरेक्टर की इमेज आ रही होगी। उस मूवी में मेटावर्स की मदद से कैरेक्टर को डिज़ाइन किया गया है। वीडियो लंबी हो गई है तो हम अगले पार्ट में आगे की बातें करेंगे। कि दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है सल्फर को माइनिंग करना। अच्छा, तो सल्फर का दुनिया भर में खपत 6 बिलियन डॉलर है, पर इसको माइन करने वाले वर्कर्स को सिर्फ $60 डेली के ही मिलते हैं। ये वर्कर अपनी जान दांव में लगाकर दुनिया के सबसे खतरनाक जहां से सल्फर निकाल कर लाते हैं। कार बैटरीज, फर्टिलाइजर्स और ऑयल रिफाइनरीज जैसे ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री में यूज होने के साथ साथ सल्फर ही है जिसे शुगर का कलर ब्राउन से वाइट होता है। उन सब चीज़ों के अलावा सल्फर एक बेहतरीन प्लांट न्यूट्रिएंट भी है। सल्फर ना हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि फसलों की अच्छी पैदावार के लिए सल्फर की ज़रूरत होती है। जितना सल्फर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है उतना ही उसे एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ईस्ट जावा इंडोनेशिया है एचिंग क्रेटर या एक एक्टिव वॉल्केनिक क्रेटर है जहां हार्मफुल गैसेस 24 घंटे निकलती रहती है। वीडियो लंबी हो गई है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे वर्कर सल्फर को बाहर निकालते हैं और सल्फर से उनके शरीर में क्या क्या प्रभाव होते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पिछली वीडियो में हमने आयरन क्रेटर के बारे में जाना, तो चलिए हम देखते हैं इससे कैसे सल्फर बनता है। क्रेटर से कई जानलेवा गैसेस निकलती रहती है। यह खतरनाक गैस जमीन के नीचे से निकलती है। बाद में गैस कंडेंसेशन की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ये लिक्विड पाइप से टपक कर नीचे गिरती है, जो ठंडा होकर सल्फर चिप्स का रूप में बन जाती है। वर्कर को इस खतरनाक गैसेस के दरमियान जाकर सल्फर चिप्स को कलेक्ट करना होता है। एक वर्कर लगभग 200 किलो सल्फर लेकर क्रेटर पर चढ़ता है और मीलों दूर उसे मार्केट पे सेल करता है। इसे 75,000 से 80,000 इंडोनेशियन रुपए भी मिलते हैं, जो कि सिर्फ $7 के ही बराबर बनते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से जानलेवा गैसेस और सल्फर पाउडर को इनहेल करने की वजह से ये वर्कर की उम्र 50 साल से ज़्यादा नहीं हो पाती। अपनी फैमिली को जिंदा रखने के लिए ये खुद मौत के करीब जाने को मजबूर हैं। सल्फर, जिसे डेविल गोल्ड भी कहा जाता है, इसको एक्टिव वोल्केनो से एक्सट्रैक्ट करना दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब में शुमार होती है। कि दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है सल्फर को माइनिंग करना। अच्छा, तो सल्फर का दुनिया भर में खपत 6 बिलियन डॉलर है, पर इसको माइन करने वाले वर्कर्स को सिर्फ $60 डेली के ही मिलते हैं।
ये वर्कर अपनी जान दांव में लगाकर दुनिया के सबसे खतरनाक जहाज से सल्फर निकाल कर लाते हैं। कार बैटरीज, फर्टिलाइजर्स और ऑयल रिफाइनरीज जैसे ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री में यूज होने के साथ साथ सल्फर ही है जिसे शुगर का कलर ब्राउन से वाइट होता है। उन सब चीज़ों के अलावा सल्फर एक बेहतरीन प्लांट न्यूट्रिएंट भी है। सल्फर ना हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि फसलों की अच्छी पैदावार के लिए सल्फर की ज़रूरत होती है। जितना सल्फर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, उतना ही उसे एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ईस्ट जावा इंडोनेशिया है एचिन क्रेटर या एक एक्टिव वॉल्केनिक क्रेटर है जहां हार्मफुल गैसेस 24 घंटे निकलती रहती है। वीडियो लंबी हो गई है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे वर्कर सल्फर को बाहर निकालते हैं और सल्फर से उनके शरीर में क्या क्या प्रभाव होते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पिछली वीडियो में हमने आयरन क्रेटर के बारे में जाना, तो चलिए हम देखते हैं इससे कैसे सल्फर बनता है। क्रेटर से कई जानलेवा गैसेस निकलती रहती है। यह खतरनाक गैस जमीन के नीचे से निकलती है। बाद में गैस कंडेंसेशन की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ये लिक्विड पाइप से टपक कर नीचे गिरती है, जो ठंडा होकर सल्फर चिप्स का रूप में बन जाती है। वर्कर को इस खतरनाक गैसेस के दरमियान जाकर सल्फर चिप्स को कलेक्ट करना होता है। एक वर्कर लगभग 200 किलो सल्फर लेकर क्रेटर पर चढ़ता है और मीलों दूर उसे मार्केट पे सेल करता है। उसे 75,000 से 80,000 इंडोनेशियन रुपए भी मिलते हैं, जो कि सिर्फ $7 के ही बराबर बनते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से जानलेवा गैसेस और सल्फर पाउडर को इनहेल करने की वजह से ये वर्कर की उम्र 50 साल से ज़्यादा नहीं हो पाती। अपनी फैमिली को जिंदा रखने के लिए ये खुद मौत के करीब जाने को मजबूर हैं। सल्फर, जिसे डेविल गोल्ड भी कहा जाता है, इसको एक्टिव वोल्केनो से एक्सट्रैक्ट करना दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब में शुमार होती है। कि दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है सल्फर को माइनिंग करना। अच्छा, तो सल्फर का दुनिया भर में खपत $6 बिलियन है, पर इसको माइन करने वाले वर्कर्स को सिर्फ $60 डेली के ही मिलते हैं। ये वर्कर अपनी जान दांव में लगाकर दुनिया के सबसे खतरनाक जहाज से सल्फर निकाल कर लाते हैं। कार बैटरीज, फर्टिलाइजर्स और ऑयल रिफाइनरीज जैसे ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री में यूज होने के साथ साथ सल्फर ही है जिसे शुगर का कलर ब्राउन से वाइट होता है। उन सब चीज़ों के अलावा सल्फर एक बेहतरीन प्लांट न्यूट्रिएंट भी है। सल्फर ना हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि फसलों की अच्छी पैदावार के लिए सल्फर की ज़रूरत होती है। जितना सल्फर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, उतना ही उसे एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ईस्ट जावा इंडोनेशिया है एचिन क्रेटर या एक एक्टिव वॉल्केनिक क्रेटर है जहां हार्मफुल गैसेस 24 घंटे निकलती रहती है। वीडियो लंबी हो गई है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे वर्कर सल्फर को बाहर निकालते हैं और सल्फर से उनके शरीर में क्या क्या प्रभाव होते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पिछली वीडियो में हमने आयरन क्रेटर के बारे में जाना, तो चलिए हम देखते हैं इससे कैसे सल्फर बनता है। क्रेटर से कई जानलेवा गैसेस निकलती रहती है। यह खतरनाक गैस जमीन के नीचे से निकलती है। बाद में गैस कंडेंसेशन की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ये लिक्विड पाइप से टपक कर नीचे गिरती है, जो ठंडा होकर सल्फर चिप्स का रूप में बन जाती है। वर्कर को इस खतरनाक गैसेस के दरमियान जाकर सल्फर चिप्स को कलेक्ट करना होता है। एक वर्कर लगभग 200 किलो सल्फर लेकर क्रेटर पर चढ़ता है और मीलों दूर उसे मार्केट पे सेल करता है। उसे 75,000 से 80,000 इंडोनेशियन रुपए भी मिलते हैं, जो कि सिर्फ $7 के ही बराबर बनते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से जानलेवा गैसेस और सल्फर पाउडर को इनहेल करने की वजह से ये वर्कर की उम्र 50 साल से ज़्यादा नहीं हो पाती। अपनी फैमिली को जिंदा रखने के लिए ये खुद मौत के करीब जाने को मजबूर हैं। सल्फर, जिसे डेविल गोल्ड भी कहा जाता है, इसको एक्टिव वोल्केनो से एक्सट्रैक्ट करना दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब में शुमार होती है। मैंने आपको बताया था विजुअल इमेज की फॉर्मेशन 3 स्टेप में होती है। जो सोच रहे हैं ये क्या बता रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछला पार्ट देख लीजिए। मैंने वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तीनों स्टेप में किसी भी स्टेप में खराबी आ जाए तो हम चीजों को ठीक से नहीं देख पाएंगे। अंधे लोगों में किसी प्रोसेस के ना होने से प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से लाइट इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट होकर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जो मनुष्य पैदाइशी ब्लाइंड है तो उसमें विजुअल इमेज की मेमोरी नहीं होगी, जिससे वह मनुष्य विजुअल ड्रीम नहीं देख पाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि अंधे लोग को ड्रीम्स नहीं आते। फर्क बस इतना है कि अंधे लोगों को ड्रीम कुछ अलग होता है। वे ड्रीम में आवाज सुनते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टच सेंसेशन फील कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिसर्च में मालूम हुआ कि अंधे लोगों को भी विजुअल ख्वाब आते हैं, मगर वह अपने विजुअल ड्रीम को बयान नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कहीं विजुअल इमेज देखी नहीं होती, जिससे वह अपने ख्वाब को रिलेट नहीं कर पाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय।
मैंने आपको बताया था विजुअल इमेज की फॉर्मेशन 3 स्टेप में होती है। जो सोच रहे हैं ये क्या बता रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछला पार्ट देख लीजिए। मैंने वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तीनों स्टेप में किसी भी स्टेप में खराबी आ जाए तो हम चीजों को ठीक से नहीं देख पाएंगे। अंधे लोगों में किसी प्रोसेस के ना होने से प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से लाइट इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट होकर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जो मनुष्य पैदाइशी ब्लाइंड है तो उसमें विजुअल इमेज की मेमोरी नहीं होगी, जिससे वह मनुष्य विजुअल ड्रीम नहीं देख पाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि अंधे लोग को ड्रीम्स नहीं आते। फर्क बस इतना है कि अंधे लोगों को ड्रीम कुछ अलग होता है। वे ड्रीम में आवाज सुनते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टच सेंसेशन फील कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिसर्च में मालूम हुआ कि अंधे लोगों को भी विजुअल ख्वाब आते हैं, मगर वह अपने विजुअल ड्रीम को बयान नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कहीं विजुअल इमेज देखी नहीं होती, जिससे वह अपने ख्वाब को रिलेट नहीं कर पाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय। मैंने आपको बताया था विजुअल इमेज की फॉर्मेशन 3 स्टेप में होती है। जो सोच रहे हैं ये क्या बता रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछला पार्ट देख लीजिए। मैंने वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तीनों स्टेप में किसी भी स्टेप में खराबी आ जाए तो हम चीजों को ठीक से नहीं देख पाएंगे। अंधे लोगों में किसी प्रोसेस के ना होने से प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से लाइट इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट होकर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जो मनुष्य पैदाइशी ब्लाइंड है तो उसमें विजुअल इमेज की मेमोरी नहीं होगी, जिससे वह मनुष्य विजुअल ड्रीम नहीं देख पाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि अंधे लोग को ड्रीम्स नहीं आते। फर्क बस इतना है कि अंधे लोगों को ड्रीम कुछ अलग होता है। वे ड्रीम में आवाज सुनते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टच सेंसेशन फील कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिसर्च में मालूम हुआ कि अंधे लोगों को भी विजुअल ख्वाब आते हैं, मगर वह अपने विजुअल ड्रीम को बयान नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कहीं विजुअल इमेज देखी नहीं होती, जिससे वह अपने ख्वाब को रिलेट नहीं कर पाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय। उत्तर प्रदेश से जुड़े रोचक बातें जो आपको पता नहीं होगी। उत्तर प्रदेश ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना जाता था, पर बाद में 24 जनवरी 1950 में इसे राज्य का दर्जा मिला। तब इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। उत्तर प्रदेश आज के दिन दूसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। इसकी अर्थव्यवस्था कुल 20 लाख करोड़ की है। यूपी जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर है। यहाँ पर कुल 20 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। आगे का वीडियो देखिए नेक्स्ट पार्ट में। उत्तर प्रदेश से जुड़े रोचक बातें जो आपको पता नहीं होगी। उत्तर प्रदेश ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना जाता था, पर बाद में 24 जनवरी 1950 में इसे राज्य का दर्जा मिला। तब इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। उत्तर प्रदेश आज के दिन दूसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। इसकी अर्थव्यवस्था कुल 20 लाख करोड़ की है। यूपी जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर है। यहाँ पर कुल 20 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। आगे का वीडियो देखिए नेक्स्ट पार्ट में। यूक्रेन के बारे में कुछ अनोखी बातें। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1990 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था। इसे देश में बड़ी तादाद में लोग खेती करते हैं। यहाँ पर कमाई का सबसे बड़ा स्रोत खेती है। खेती के मामले में यूक्रेन देश तीसरे नंबर पर आता है। 30% आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है। वही क्षेत्रफल के लिहाज से यह यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि यूक्रेन में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। यहाँ पर यूक्रेन के बारे में कुछ अनोखी बातें। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1990 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था। इसे देश में बड़ी तादाद में लोग खेती करते हैं। यहाँ पर कमाई का सबसे बड़ा स्रोत खेती है। खेती के मामले में यूक्रेन देश तीसरे नंबर पर आता है। 30% आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है। वही क्षेत्रफल के लिहाज से यह यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि यूक्रेन में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। यहाँ पर कि दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है सल्फर को माइनिंग करना। अच्छा, तो सल्फर का दुनिया भर में खपत $6 बिलियन है, पर इसको माइन करने वाले वर्कर्स को सिर्फ $60 डेली के ही मिलते हैं। ये वर्कर अपनी जान दांव में लगाकर दुनिया के सबसे खतरनाक जहां से सल्फर निकाल कर लाते हैं। कार बैटरीज, फर्टिलाइजर्स और ऑयल रिफाइनरीज जैसे $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में यूज होने के साथ साथ सल्फर ही है जिसे शुगर का कलर ब्राउन से व्हाइट होता है।
उन सब चीज़ों के अलावा सल्फर एक बेहतरीन प्लांट न्यूट्रिएंट भी है। सल्फर ना हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि फसलों की अच्छी पैदावार के लिए सल्फर की ज़रूरत होती है। जितना सल्फर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, उतना ही उसे एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ईस्ट जावा इंडोनेशिया है एचिन क्रेटर या एक एक्टिव वॉल्केनिक क्रेटर है, जहां हार्मफुल गैसेस 24 घंटे निकलती रहती है। वीडियो लंबी हो गई है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे वर्कर सल्फर को बाहर निकालते हैं और सल्फर से उनके शरीर में क्या क्या प्रभाव होते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। कि दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है सल्फर को माइनिंग करना। अच्छा, तो सल्फर का दुनिया भर में खपत $6 बिलियन है, पर इसको माइन करने वाले वर्कर्स को सिर्फ $60 डेली के ही मिलते हैं। ये वर्कर अपनी जान दांव में लगाकर दुनिया के सबसे खतरनाक जहां से सल्फर निकाल कर लाते हैं। कार बैटरीज, फर्टिलाइजर्स और ऑयल रिफाइनरीज जैसे $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में यूज होने के साथ साथ सल्फर ही है जिसे शुगर का कलर ब्राउन से वाइट होता है। उन सब चीज़ों के अलावा सल्फर एक बेहतरीन प्लांट न्यूट्रिएंट भी है। सल्फर ना हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि फसलों की अच्छी पैदावार के लिए सल्फर की ज़रूरत होती है। जितना सल्फर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, उतना ही उसे एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ईस्ट जावा इंडोनेशिया है एचिन क्रेटर या एक एक्टिव वॉल्केनिक क्रेटर है, जहां हार्मफुल गैसेस 24 घंटे निकलती रहती है। वीडियो लंबी हो गई है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे वर्कर सल्फर को बाहर निकालते हैं और सल्फर से उनके शरीर में क्या क्या प्रभाव होते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। कि दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है सल्फर को माइनिंग करना। अच्छा, तो सल्फर का दुनिया भर में खपत $6 बिलियन है, पर इसको माइन करने वाले वर्कर्स को सिर्फ $60 डेली के ही मिलते हैं। ये वर्कर अपनी जान दांव में लगाकर दुनिया के सबसे खतरनाक जहां से सल्फर निकाल कर लाते हैं। कार बैटरीज, फर्टिलाइजर्स और ऑयल रिफाइनरीज जैसे $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में यूज होने के साथ साथ सल्फर ही है जिसे शुगर का कलर ब्राउन से वाइट होता है। उन सब चीज़ों के अलावा सल्फर एक बेहतरीन प्लांट न्यूट्रिएंट भी है। सल्फर ना हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि फसलों की अच्छी पैदावार के लिए सल्फर की ज़रूरत होती है। जितना सल्फर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, उतना ही उसे एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ईस्ट जावा इंडोनेशिया है एचिन क्रेटर या एक एक्टिव वॉल्केनिक क्रेटर है, जहां हार्मफुल गैसेस 24 घंटे निकलती रहती है। वीडियो लंबी हो गई है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे वर्कर सल्फर को बाहर निकालते हैं और सल्फर से उनके शरीर में क्या क्या प्रभाव होते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।